Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav's Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of December 2020. तो आज है तारीख 12 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाकर उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होने वाला है वो। नाउ अगर आप लोगों को लिंक क्लिक करके वो चैनल नहीं मिलता है तो आप लोग सिंपल जाके टेलीग्राम पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आएगा, वहां पे टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। ओके, नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। इस आर्टिकल को हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग सिंपल है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर कल्चर कहाँ पे आता है आपको मालूम होना चाहिए, जीएस पेपर 1 में आता है। नाउ इस आर्टिकल में बेसिकली एक फेस्टिवल के बारे में बात करी जा रही है और वो है हनुका। ओके, नाउ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीट करा, पीपल ऑफ इजराइल को बधाइयाँ दी, जो भी इजराइल के लोग हैं, ठीक है, उनको बधाइयाँ दी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, और वो कौन सा त्यौहार है? हनुका। ठीक है, छग हनुका समेज ये त्यौहार का नाम है, याद रखना आप इसको। नाउ अब हम लोग साथ ही साथ इजराइल को मैप में भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे। आपको इजराइल यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा डार्क कलर में, इसके इधर देखोगे आप मेडिटेरियन सी दिखेगा, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं मेडिटेरियन सी से रिलेटेड। डेड सी यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे जो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं इजराइल से बॉर्डर टच करती हैं, जैसे कि लेबनन हो गया, गोलन हाइट्स, सीरिया, वेस्ट बैंक, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा गाजा स्ट्रिप, पैलेस्टाइन। ओके, तो ये सब शेयर करती हैं बॉर्डर। इजिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। जो ये हनुका है इसे हम लोग चनुका भी कहते हैं। ना हनुका समझ में आया होगा आपको, ना चनुका समझ में आया होगा। तो अब देखो ये फेस्टिवल होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर 8 दिन तक 8 डे जूइश सेलिब्रेशन होता है। जो ज्यूज होते हैं हमारे, वो इसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। हुआ क्या था, जो हमारे ज्यूज हैं वो अगेंस्ट खड़े हो गए थे ग्रीक सीरियन के। ठीक है, जो जालिम थे, मैकाबेन रिवॉल्ट हुआ था एक उस टाइम पर। ठीक है, एक रिवॉल्ट हुआ था वहां पर, तो ये हमारे ज्यूज उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, काफी लंबे समय तक डट के खड़े रहे। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इस फेस्टिवल को भी मनाते हैं, नॉट हम लोग इजराइल वाले लोग। ओके, तो उसी के बेसिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बधाइयां दी। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। इस आर्टिकल को द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, और साथ ही साथ ये पॉलिटी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी गवर्नेंस कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 2 में। यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कवरेज दे रहा है वैक्सीन से रिलेटेड, फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड न्यूज़। एक तीसरी न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा कवरेज में है वो है पार्लियामेंट। हम अब नए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नया पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हो चुका है, नया पार्लियामेंट बनने वाला है, जल्द से जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। 2022 तक हम इसको नए पार्लियामेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा नया पार्लियामेंट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसका आप कह सकते हो पिक्चर हम लोगों को मिल चुका है। नाउ बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नींव रख दी है, इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का। ओके, नाउ आगे बढ़ोगे तो यहां पर नजर आएगा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये अकेली इसका जो कॉस्ट है वो है 971 करोड़ रुपीस। 971 करोड़ रुपए लगाकर इस नए पार्लियामेंट को बनाया जा रहा है, और 2022 में 75th इंडिपेंडेंस पर इसको रेडी करा जाएगा, और इसको यहां पर पूरी तरह से उद्घाटन करने की बात करी जा रही है। ओके, नाउ अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि सबसे ज्यादा न्यूज में कवर करा जा रहा है आज के टाइम पर, इस नए पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। हमने इसका कॉस्ट जान लिया, 971 करोड़ रुपीस का यहाँ पे पूरा का पूरा कॉस्ट लग रहा है इसमें। इसका एरिया कितना है?
64,500 स्क्वायर मीटर में नया पार्लियामेंट बन रहा है। इसके जो मेन स्पेसेस हैं वो हैं लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लॉन्ज। ये आप यहाँ पे आप लोगों को मेन थीम दिखेंगे, क्या क्या विषय हैं। लोकसभा का नया थीम सेट करा है पीकॉक, राज्यसभा का थीम सेट करा है लोटस, सेंट्रल लॉन्ज का थीम सेट करा गया है बनियान ट्री। ओके, और जो मेन थीम रखने वाले हैं वो है हमारा नेशनल एम्बलम, जैसा कि हमेशा रहता है ये रूल करेगा नेशनल एम्बलम। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पार्लियामेंट के अंदर में कितनी कैपेसिटी रहने वाली है, तो लोकसभा के लिए 888 सीट्स रहने वाली हैं, राज्यसभा में 384 सीट्स रहने वाली हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें एडिशनल सीट्स का भी और जुगाड़ करा जाएगा। कोशिश ये है कि और एडिशनल सीट्स जोड़ी जा सकें, जैसे कि कभी ज्वाइंट सेशन होता है तो हम लोग ज्वाइंट सेशन के लिए एडिशनल सीट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, और इंक्लूड करने के बाद सीट होने वाली हैं 1272 सीट। ओके, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आर्किटेक्चर कौन है जो कि डिजाइन कर रहे हैं, एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रीवियसली, तो वो है अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगेन। और यहाँ पर पॉलिटी गवर्नेंस कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, जो कर्नाटका है उसने एक नया एंटी काउ स्लॉटर बिल को पास किया है। अब ये एंटी काउ स्लॉटर बिल क्या होता है और यहाँ पर क्या क्या प्रोविजंस हैं, कोई अगर इसके खिलाफ कोई मतलब आप कह सकते हो इसके खिलाफ कोई काम करता है तो फिर उसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे, उसको क्या क्या सजा मिल सकती है, ये सब इसके अंदर डिस्कस करा गया है। तो हम लोग चलो बढ़ते हैं आगे। तो जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है कर्नाटका के अंदर, इसने इस बिल को पास किया कि 9 दिसंबर को, और इसके खिलाफ बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो ओपोजिशन पार्टीज खड़ी हुई थी, बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांगली खड़ी हुई थी। जैसे कि कांग्रेस जो है उसने वो चाहती थी ये ना हो, लेकिन यहाँ पर फाइनली बिल को पास कर दिया गया है। अब यहाँ पर बिल को पास करा तो गया है, इसमें क्या है, ये जो बिल है ये बैन करने वाला है ऑल फॉर्म्स ऑफ कैटल स्लॉटर। मतलब कि कोई भी आप देख सकते हो, जैसे गाय को जो है हम लोग क्या करते हैं मार के जो है बहुत से लोग क्या करते हैं, बफेलो हो गया, गाय हो गई, ठीक है, काव हो गया, इन सब का स्लॉटर करते हैं। स्लॉटर मतलब मार देते हैं, मार के या फिर खाने के लिए फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को अब नहीं करा जाएगा कर्नाटका के अंदर में। इसी के अगेंस्ट ये बिल लाया जा रहा है, ठीक है। और ये बिल काफ़ी हद तक आप कह सकते हो बहुत सारे नई नई चीज़ें लेकर आए, क्योंकि काफ़ी हद तक काफ़ी सारी जगह पर ऐसे बिल लागू हैं और जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन ये बिल कुछ अलग चीज़ लेकर आया है। वो क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बीफ की डेफिनेशन अलग दी है, जैसे कि वर्ड कैटल को अलग डिफाइन करा गया है। कैटल यहाँ पर किस किस का आप स्लॉटर नहीं कर सकते हो, जैसे कि काऊ गाय हो गई, गाय को आप नहीं स्लॉटर कर सकते, साथ ही साथ बछड़े को स्लॉटर नहीं कर सकते, चाहे बुल हो बुलक हो इसको भी आप स्लॉटर नहीं कर सकते। और अगर बफेलो की बात करें तो बफेलो में अगर कोई 13 साल से कम की है तो आप उसको भी स्लॉटर नहीं कर सकते। ये सब बिल के अंदर बताया गया है, उनको आप नहीं मार सकते। तो ये बिल एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है कैटल्स को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, अगर कोई ये काम करता है, कोई स्लॉटर करता है इस बिल को पास होने के बावजूद भी, तो फिर पेनल्टी लगाई जाएगी। कम से कम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी पहली बार में। यानी कोई पहली बार ये काम करता है, पहली बार ये ऑफेंस करता है, तो उसे यहाँ पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं माना, दूसरी बार भी ये काम करेगा, तो दूसरी बार में 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे उस पर पेनल्टी लग सकती है। साथ ही साथ 7 साल की जेल भी हो सकती है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस नहीं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कहाँ पे आती है, जीएस पेपर 1 में। यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होमेज दिया
होमेज यानी कि आप कह सकते हो रिस्पेक्ट दी है किसको, हमारे जो मार्टियर्स हैं, जो भी शहीद हुए थे आसाम मूवमेंट में। ठीक है, आसाम मूवमेंट हुआ था शहीद दिवस पे। ठीक है, 10 दिसंबर की बात है ये, 10 दिसंबर की बात है। और ये मूवमेंट जो है कब से कब तक चला था, 1979 से लेकर 1985 तक ये मूवमेंट चला था। इस मूवमेंट में काफ़ी तानाशाही देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। तो उस मूवमेंट को ही देखते हुए यहाँ पर काफ़ी लोग मरे थे उस मूवमेंट में, काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक रेस्पेक्ट पे करा है जो भी लोग शहीद हो गए थे इस मूवमेंट में। ओके, इस मूवमेंट के बारे में मत जानो, काफ़ी डिटेल में मत जाओ, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये मूवमेंट का ये जो बेसिकली ये दिवस कौन सा है, वो है स्वाहिब दिवस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया गया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनवायरमेंट कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। नाउ यहाँ पर बात हो रही है ग्रास की, जो घास होती है ना, उसकी एक नई वेराइटी मिली है, उसका नाम है स्काई मूम जनार्थनामी। फिर से बोलता हूँ, स्काई मूम जनार्थनामी यहाँ पे नाम है इसका। एक नई स्पीशी है इंडियन ग्रास की। ठीक है, और इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें वो है जीनस स्काईमम, जो कि जाना जाता है अपने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके अंदर खासियत है कि ये फॉडर की तरह काम करा जा सकता है, यानी कि हम गाय वगैरह के लिए इस चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये, बहुत ही खास है ये। वह बेसिकली यहाँ पे मिला कहाँ पर है ये हम लोगों को, गोवा में वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों ने इसे फाइंड आउट करा है। ओके, ना उसके बाद अगर हम बात करें अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जो कि पुणे में बेस्ड है, और साथ ही साथ एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का। इन्होंने डिस्कवर कराया है इस नोवल स्पीशीज़ को, और जिसका नाम है स्काईमूम जनार्थनामी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये कहाँ से डिस्कवर करा गया है, वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा से, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इस स्पीशी का जो नेम है, इस प्रजाति का, इस घास की प्रजाति का जो नेम है वो कहाँ से लिया गया, वो एक प्रोफेसर M.K. जनार्थनन थे, उनके नाम पर इसको लिया गया है। ओके, इसको भी याद रखना। तो गाइज यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल जानने को मिलेगा कि जो ये स्काई मूम जनार्थनामी है ये कहाँ पर लो ऑल्टीट्यूड पे उगाई जाती है, कहाँ पर, भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि गोवा में, वहाँ पर ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। और जो ये स्पीशीज़ है इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो खास चीज़ें हैं जो कि आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर में 85 इस टाइप की प्रजातियां जानी जाती हैं इसके नेम से, स्काईमम से, जिसमें से जो 61 स्पीशीज़ हैं, जो 61 प्रजातियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो 61 में से वेस्टर्न घाट में 40 स्पीशी खुद पाई जाती हैं। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इस आर्टिकल को हम लोगों ने यूएन के पोर्टल से लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी गवर्नेंस कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 में। इस आर्टिकल में बात हो रही है ह्यूमन राइट्स डे के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करा है किसने, एनएचआरसी ने। एनएचआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसने यहाँ पर क्या करा, इस डे को सेलिब्रेट करा, ह्यूमन राइट्स डे। अब देखो ये जो डेज होता है ना, ये आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए। अब देखो ह्यूमन राइट डे, इसका मेन पर्पस क्या होगा कि जो हमारे आपके और मेरे हक हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, सिंपल सा। तो ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करा एनएचआरसी ने। और जो ह्यूमन राइट डे है ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है हर साल, ताकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकें, जो हमारे ह्यूमन के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके। और वो कौन करता है इंडिया के अंदर, वो एनएचआरसी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है ना। अगर 2020 का हम लोग विषय बात करें, वो है रिकवर बेटर। 2020 का ह्यूमन राइट डे का विषय क्या है, थीम क्या है, वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। एनएचआरसी के बारे में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे जो पीपल हैं इंडिया के, उनके जो राइट्स हैं, राइट टू लिवलीहुड, ठीक है, और बहुत सारे राइट्स होते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करता है और कोशिश करता है कि यहाँ पर उनके राइट्स का हनन ना हो, उनके राइट्स वायलेट ना हो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और इस आर्टिकल को हम लोगों ने पीआईबी से लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अभी अटेंड करा है 14वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ये प्लस मीटिंग है,
कौन सा 14वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस को यहाँ पर अटेंड करा गया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और ये सब ऑनलाइन काम करा गया है, सब मीटिंग ऑनलाइन हुई है हनोई वियतनाम में। ओके, नाउ इस मीटिंग का क्या पर्पस होगा आगे हम डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग से यहाँ पर बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। जो आसियान के मेंबर्स हैं उनमें क्या होगा, एक कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, पीस को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, आपस में डेवलपमेंट करेंगे रीजन में। तो ये बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन मीटिंग से, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो वो आपसी में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को डेवलपमेंट के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कोऑपरेशन को लेकर, एक दूसरे के बीच में शांति बनाए रखने के लिए ही काम करते हैं। अगर हम बात करें फुल नेम ADMM प्लस के बारे में, तो इसका नाम है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। ओके, अगर हम बात करें मेंबर की, तो जो यहाँ पर ADMM प्लस यहाँ पे कंप्राइजेस करता है 10 जो आसियान की मेंबर्स हैं, 10 आसियान कंट्रीज़, वो साथ ही साथ इसमें और भी मेंबर्स हैं। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया और द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया और यूनाइटेड स्टेट। ये ADMM प्लस को जो है एस्टेब्लिश कब करा गया था, 2010 में एस्टेब्लिश किया था। नाउ मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन में बताना है आप लोगों को आसियान के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके नेम नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और आसियान की फुल फॉर्म ज़रूर टाइप करना। ये दो चीज़ें आप लोगों को बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो गाइज जल्दी जल्दी टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। नाउ गाइज यहाँ पे इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।